हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक कपलिंग का टॉपिक है। कपलिंग का न्यूमेरिकल है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कपलिंग को कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है वो डिज़ाइन का है। डिज़ाइन ए रिजिड फ्लैंज कपलिंग टू ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 260 न्यूटन मीटर बिटवीन टू कोएक्सियल शाफ्ट्स। दी शाफ्ट्स आर मेड ऑफ अलॉय स्टील, फ्लैंजेस आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। हमारे को एक रिजिड फ्लैंज कपलिंग को डिज़ाइन करना है जो 260 न्यूटन मीटर टॉर्क को ट्रांसमिट कर रही है दो कोएक्सियल शाफ्ट्स के बीच में, और जो दोनों शाफ्ट्स हैं वो बनी है अलॉय स्टील की, और जो फ्लैंज है वो कास्ट आयरन के बने। 4 बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर कपलिंग। 4 बोल्ट का इस्तेमाल करा गया कपलिंग को कनेक्ट करने के लिए। दी परमिसिबल स्ट्रेसिस आर गिवन एज अंडर। जो स्ट्रेसिस की वैल्यू है वो इस तरह दी गई है। shear stress of shaft 102 megapascal, crushing stress of shaft 204 megapascal, crushing stress of key 204 megapascal, shear stress of key 102 megapascal, shearing stress of cast iron 204 megapascal। ये जो वैल्यू है क्रशिंग स्ट्रेस की, सॉरी shear स्ट्रेस की कास्ट आयरन की, ये वैल्यू 204 दी हुई है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो आप देखोगे ना, उसमें शीयर स्ट्रेस की वैल्यू कास्ट आयरन की 10 या 12 मेगापास्कल के आसपास होगी, 10 या 12 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के आसपास होगी। मगर इन्होंने स्टेटमेंट में अगर 204 दी है तो हम 204 ही लेके चलेंगे। हम अपनी तरफ से ऑल्टर नहीं कर पाएंगे, ऑल्टर नहीं कर सकते। मगर इधर कास्ट आयरन की जो वैल्यू थी शीयर स्ट्रेस की वो कम होनी चाहिए थी, मगर हम इसको 204 के साथ ही सॉल्व करेंगे। शीयर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट 102 मेगापास्कल। ये जो वैल्यूज है स्ट्रेस की ये गिवन है। कंटिन्यू करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे को गिवन क्या था? टॉर्क गिवन था। टॉर्क की जो वैल्यू थी वो थी कि 260 न्यूटन मीटर। हमने उसको पहले एमएम में कन्वर्ट करा। 260 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन एमएम। अगर हम नंबर ऑफ बोल्ट की बात करते हैं, एन स्मॉल एन वो 4 हैं, इन्होंने गिवन दिए थे, स्टेटमेंट में गिवन थे। मोर ओवर जो शीयर स्ट्रेस की वैल्यू है शाफ्ट और की वो दोनों की सेम है, 102 मेगापास्कल। अगर हम मेगापास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो वो सेम ही रहेगी, इसलिए शीयर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट एंड शीयर स्ट्रेस ऑफ की इज़ 102 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेस की बात करेंगे शाफ्ट की और की वो 204 मेगापास्कल आएगी, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 204 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कास्ट आयरन शीयर स्ट्रेस 204 मेगापास्कल यानी कि 204 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और शीयर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू 102 मेगापास्कल यानी कि 102 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मेगापास्कल को हम न्यूटन एमएम स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपको सबको पता ही होगा। स्टार्ट करते हैं। जब भी कपलिंग को डिज़ाइन करना है, सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो आएगा डिज़ाइन फॉर हब। जब भी डिज़ाइन फॉर हब करेंगे तो हम सबसे पहले स्मॉल डी फाइंड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डायामीटर ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट की बात हो रही है तो स्ट्रेस की जो वैल्यू ली जाएगी वो भी शाफ्ट की ही ली जाएगी, इसलिए मैंने जो स्ट्रेस लिखी है उसके पाँव में उसके नीचे एस लिखा हुआ है। एस लिखे होने का मतलब क्या है? भी जो ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है ये शाफ्ट की शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है। फॉर्मूला यूज करेंगे टॉर्क का। टॉर्क इज इक्वल टू π/16 टाउ डी क्यूब। टी की वैल्यू गिवन थी 260, उसको मल्टीप्लाई करा 10⁻³ से न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए। टाउ की जो वैल्यू गिवन थी शाफ्ट की, शेयर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट इज 102 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। डी की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, इसलिए डी की वैल्यू को फिल नहीं करेंगे। इससे डी क्यूब की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 12982 एमएम क्यूब। जब हम उसका क्यूब रूट करेंगे तो वो आएगी 23.5 एमएम, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24 एमएम। सो हम जो डायामीटर ऑफ शाफ्ट कंसिडर करेंगे वो 24 एमएम ही कंसिडर करेंगे। डी इज इक्वल टू 24 एमएम। आगे चलते हैं, डी आ गया। अब हम निकालेंगे कैपिटल डी, विच इज द आउटर डायामीटर ऑफ द हब।
हब का जो आउटर डायामीटर होगा उसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो 2d के बराबर होगी। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 48 mm। सो आउटर डायामीटर ऑफ हब इज 48 mm एंड लेंथ ऑफ हब इज इक्वल टू 1.5d। 1.5 इंटू 24 इज इक्वल टू 36 mm। लेंथ ऑफ हब को हम कैपिटल एल के साथ लिखेंगे। कपलिंग के क्वेश्चन में कैपिटल और स्मॉल वर्ड्स का भी ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि कैपिटल एल की वैल्यू अलग, स्मॉल एल की वैल्यू अलग, कैपिटल डी अलग, स्मॉल डी अलग। स्मॉल डी हम यूज़ करते हैं शाफ्ट के डायमीटर के लिए और जो कैपिटल डी है वो हम यूज़ करते हैं डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ दी हब के लिए। सो आउटर डायमीटर ऑफ हब भी निकल गया और लेंथ ऑफ हब भी निकल गया। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को चेक करना है जो हमने वैल्यू फाइंड करी क्या वो वैल्यू ठीक निकली या ठीक नहीं है। लेट अस चेक दी इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन दी हब। हब के अंदर कितनी स्ट्रेस पैदा होगी, अब हमारे को वो चेक करना है। उसके लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे वो टॉर्क का फार्मूला लगाएंगे होलो शाफ्ट वाला, क्योंकि जो हब है वो एक तरह की होलो शाफ्ट ही है। हब के अंदर शाफ्ट इंसर्ट करेगी और हब के जो आउटर डायामीटर होगा वो होगा कैपिटल डी और जो इनर डायामीटर होगा वो होगा स्मॉल डी। इसलिए हमारे पास जो हब का फॉर्मूला बनेगा, हब की स्ट्रेस निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा T इज इक्वल टू π/16 मल्टीप्लाई बाय टाउ सी आई। टाउ सी आई का मतलब है शियर स्ट्रेस ऑफ कास्ट आयरन। ब्रैकेट में आएगा कैपिटल डी रेज टू पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय डी, कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब आउटर डायामीटर ऑफ दी हब और स्मॉल डी का मतलब इनर डायामीटर ऑफ हब बोल सकते हैं हम, या फिर डायामीटर ऑफ शाफ्ट बोल सकते हैं। जो वैल्यू हमने निकाली थी कैपिटल डी की और स्मॉल डी की वो फिल करेंगे, साथ में टी की वैल्यू फिल करेंगे। इसमें कास्ट आयरन की शियर स्ट्रेस की वैल्यू को फिल नहीं किया जाएगा। इसमें कास्ट आयरन की जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू को निकाला जाएगा। जब हम उसकी वैल्यू को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.77 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन था वो ये गिवन था, वही कास्ट आयरन की शियर स्ट्रेस की वैल्यू 204 तक हम ले सकते हैं, मगर हमारी वैल्यू जो आई वो आई 12.77 विच इज़ लेस देन द अलोएबल वैल्यू ऑफ 204 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हैंस द डिज़ाइन फॉर हब इज़ सेफ। इसलिए जो हमने हब के फॉर्मूला या हब की हमने जो भी वैल्यू निकाली है, लेंथ निकाली या आउटर डायामीटर ऑफ हब निकाला, अब उसको हम सही मान सकते हैं क्योंकि उसने हमारी जो कंडीशन थी उसको फुलफिल कर दिया। जो स्ट्रेस की वैल्यू आनी चाहिए थी उससे मैक्सिमम जितनी स्ट्रेस बियर कर सकता है हब उससे कम वैल्यू आई, इसलिए हमारा डिज़ाइन जो है हब का वो सेफ है। अब हम दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं। जो दूसरा स्टेप है वो है जी डिज़ाइन फॉर की डिमेंशंस हमारे को फाइंड करनी पड़ेंगी। हमने की के चैप्टर में, शाफ्ट के चैप्टर में और आगे पहले भी 1-2 बार स्टडी कर चुके हैं। जो विड्थ ऑफ की होती है उसकी वैल्यू होती है d/4, स्मॉल d/4। स्मॉल डी की वैल्यू हमारे पास थी 24, सो विड्थ ऑफ की हमारे पास आएगी 6 mm। सिमिलरली जो थिकनेस ऑफ की होती है उसका फॉर्मूला होता है d/6। थिकनेस ऑफ की को हम लिखते हैं स्मॉल t के साथ, और अगर हम d/6 करेंगे तो d24 था, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थिकनेस ऑफ की आएगी 4 mm। लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हब। जो हब की लेंथ होगी वही की लेंथ होगी एंड वाइस वर्सा। हम ये भी बोल सकते हैं जो की लेंथ होगी वही हब की लेंथ होगी। सो एल लेंथ ऑफ हब या लेंथ ऑफ की वन एंड दी सेम थिंग, मगर दोनों के डिनोशन में फ़र्क है। जो लेंथ ऑफ की है उसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और जो लेंथ ऑफ हब है उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। इसलिए हमारे पास जो लेंथ ऑफ की आया वो आया 36 mm, विड्थ 6 mm, थिकनेस 4 mm, लेंथ 36 mm। ये हमारे पास जो डिमेंशंस आई हैं ये की डिमेंशंस आई हैं। अब हमने डिमेंशंस तो निकाल ली अपने एम्पिरिकल फार्मूला से।
मगर अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे भी जो हमने डिमेंशंस निकाली क्या वो डिमेंशंस स्ट्रेस की गिवन वैल्यू को फुलफिल करती हैं या नहीं करती। लेट अस चेक द इंड्यूस्ड शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस इन द की। पहले हम बात करेंगे कंसीडर द की इन शेयरिंग। जब हम शेयरिंग की बात करते हैं तो टॉर्क T इज इक्वल टू जो एरिया आता है वो आता है L इंटू डब्ल्यू, और जो स्ट्रेस आती है वो आती है शेयर स्ट्रेस ऑफ की मल्टीप्लाई बाय D बाय 2। इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ की फ्रॉम द सेंटर, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल d बाय 2 आएगी। वैल्यू को फिल करेंगे, T की वैल्यू फिल करेंगे, L की वैल्यू जो फाइंड करी उसको फिल करेंगे, W की वैल्यू जो फाइंड करी उसको फिल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टॉ के का मतलब है शेयर स्ट्रेस ऑफ की। इसकी वैल्यू को फिल नहीं करा जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, और D की वैल्यू 24 थी, 24/2। इस तरह हमारे पास जो टाउ के की वैल्यू आएगी यानी कि शेयर स्ट्रेस ऑफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 100.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमारे को जो अलाउएबल वैल्यू थी शेयर स्ट्रेस की वो थी 102 इन द केस ऑफ शेयरिंग ऑफ की, which is less than the allowable value of 102 Newton per mm square. Hence, the design for key is safe in case of sharing. अगर हम शेयरिंग की बात करेंगे तो की जो डिमेंशंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। जो की विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 mm, और जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 36 mm। अब हम बात करेंगे क्रशिंग की। कंसीडर द की इन क्रशिंग। क्रशिंग के केस में क्या होगा, क्रशिंग के केस में जो एरिया होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले एरिया शेयरिंग के केस में एरिया था L इंटू डब्ल्यू, अब क्रशिंग के केस में जो एरिया आएगा वो आएगा L इंटू टी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ की मल्टीप्लाई बाय D बाय 2 इज इक्वल टू टी की वैल्यू 260 इंटू 10⁻³ को फिल कर देंगे। L की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी 36 वो फिल कर देंगे। T की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 4 mm वो भी फिल कर देंगे। क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ की वैल्यू को फिल नहीं किया जाएगा क्योंकि उसको फाइंड करना है। डी की वैल्यू हमारे पास 24 थी, वो वैल्यू भी हम फिल कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास जो क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ की आएगी वो वैल्यू हमारे पास आएगी 300.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मगर हमारे को जो क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी गई थी, अलाउएबल क्रशिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू थी की के लिए वो थी 204 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मगर हमारा आंसर आया 300 पॉइंट समथिंग न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये थिकनेस की वैल्यू निकाली वो हमारे अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सही नहीं आई। अब हमारे को क्या करना होगा, हमारे को थिकनेस को ऑल्टर करना होगा, थिकनेस की वैल्यू को चेंज करना होगा। हमने जो थिकनेस की वैल्यू 4 mm निकाली वो वैल्यू सही नहीं है। इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में जो क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है उसको फिल करा जाता है, और जिस वैल्यू को ऑल्टर करना उसको फिल नहीं किया जाता। जैसे टॉर्क की वैल्यू 260 थी वो हमने पहले भी एज इट इज़ फिल कर रही थी, अब भी हम सेम वैसे ही फिल कर रहे हैं। लेंथ की वैल्यू को नहीं छेड़ा जाएगा क्योंकि अगर लेंथ ऑफ की चेंज होगी तो लेंथ ऑफ हब भी चेंज होगा। हमने इतने पंगे में नहीं पड़ना भाई हम लेंथ ऑफ की भी चेंज करें और बाद में लेंथ ऑफ हब भी चेंज करें। इसलिए हम क्या करेंगे, थिकनेस को ऑल्टर करेंगे। लेंथ की वैल्यू 36 भर दी, थिकनेस की वैल्यू नहीं भरी क्योंकि हमारे को थिकनेस अब नई फाइंड करनी है। पुरानी जो थिकनेस थी उसने हमारे आंसर को सेटिस्फाई, हाँ, अलाउएबल शियर स्ट्रेस को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए हम टी की वैल्यू नहीं फिल करेंगे, मगर स्ट्रेस की वैल्यू ज़रूर फिल करेंगे क्योंकि अब जो स्ट्रेस निकलेगी, अब जो थिकनेस की वैल्यू निकलेगी की वो निकलेगी गिवन स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। वही कितना एक शाफ्ट कितनी क्रशिंग स्ट्रेस को बियर कर सकती है, ये की कितनी क्रशिंग स्ट्रेस को बियर कर सकती है, उसकी वैल्यू 204 थी वो हम फिल कर देंगे। डी की वैल्यू 24/2,
वो भी फिल कर दी। अब हम टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब हम टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 5.9 mm, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 mm। सो थिकनेस ऑफ की इज़ इक्वल टू 6 mm। हमारे को अपनी की थिकनेस को चेंज करना पड़ेगा। पहले जो हमने आंसर 4 mm लिखा था, अब उसको आंसर को 6 mm करना पड़ेगा। हमारा जो सही आंसर होगा थिकनेस का वो 6 mm होगा और 6 mm ही माना जाएगा। इसके बाद आएगा थर्ड स्टेप, जिसमें हम डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन फॉर दी फ्लेंज। फ्लेंज को जब भी डिज़ाइन किया जाता है तो फ्लेंज की ना सिर्फ एक ही डिमेंशन को निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ फ्लेंज, और लिखते हैं उसको कैसे हैं, टी एफ के साथ। थिकनेस ऑफ फ्लेंज का जो फॉर्मूला है वो है जी 0.5d। जो भी हमने डी फाइंड करा उसका हाफ, इतनी थिकनेस होनी चाहिए फ्लेंज की। जितना शाफ्ट का डायामीटर उससे हाफ, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 0.5 या डिवाइडेड बाय 2, वन एंड दी सेम थिंग। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 0.5 इंटू 24, यानी कि 12 mm जो आई हमारे पास थिकनेस ऑफ फ्लेंज की वैल्यू आई। जैसे हमने पिछले स्टेप्स में करा था, जो वैल्यू हम निकालते हैं उस वैल्यू को चेक भी करते हैं। उस वैल्यू को चेक करना जरूरी है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, लेट अस चेक द इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन द फ्लेंज बाय कंसीडरिंग द फ्लेंज एट द जंक्शन ऑफ द हब इन शियर। अब हम क्या करेंगे, कितनी स्ट्रेस पैदा हो रही है, शियर स्ट्रेस कितनी पैदा हो रही है फ्लेंज के अंदर, उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और ये कंसिडर करेंगे फ्लेंज एट द जंक्शन ऑफ द हब इन शियर। जो फ्लेंज की पोजीशन होगी वो होगी जी जंक्शन ऑफ द हब। हब और फ्लेंज जहाँ पे जुड़ रहे हैं हम वहाँ से सभी डिमेंशंस को मेजर करेंगे। इससे ही हमारे पास सही वैल्यू निकल आएगी। फॉर्मूला लगाएंगे, टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 कैपिटल डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कास्ट आयरन शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ फ्लेंज, यानी कि टी एफ। ये जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला बना है टॉर्क के फॉर्मूले से। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो फोर्स की वैल्यू है वो है जी स्ट्रेस इंटू एरिया। सो हमने स्ट्रेस मेंशन कर दी, टाउ सी आई, यानी कि कास्ट आयरन की शियर स्ट्रेस, और जो एरिया आएगा, एरिया हम जो कंसिडर करेंगे वो करेंगे जो हब का एरिया होगा। हब की कोई ना कोई फ्लेंज का जो एरिया होगा वो हम कंसीडर करेंगे। फ्लेंज की कोई ना कोई थिकनेस भी होगी और फ्लेंज का कोई ना कोई सरकमफ्रेंस भी होगा। इन्होंने जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे को बोला गया है, कंसीडरिंग द फ्लेंज एट द जंक्शन ऑफ द हब इन शियर, जहाँ पे हब का और फ्लेंज का जंक्शन हो रहा है, यहाँ पे फ्लेंज और हब आपस में आके मिल रहे हैं, हम वहाँ पे एरिया कंसीडर करेंगे। इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 कैपिटल डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय शियर स्ट्रेस ऑफ कास्ट आयरन मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ फ्लेंज। सो टी की वैल्यू फिल कर दी, कैपिटल डी की वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली थी 48, वो फिल कर दी। टाउ सी आई नहीं भरा जाएगा, कास्ट आयरन की शियर स्ट्रेस की वैल्यू नहीं फिल की जाएगी, थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमने अभी कैलकुलेट करा है उसको भी भर देंगे। इससे हमारे पास जो शियर स्ट्रेस की कास्ट आयरन शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो आएगी कास्ट आयरन की वो आएगी 5.986, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, which is less than the allowable value of 204 Newton per mm square and hence the design for the flange is safe। इस तरह जो फ्लेंज का डिज़ाइन आएगा वो भी सेफ आएगा। हमने हब का डिज़ाइन निकाला वो भी सेफ निकल आया, की का डिज़ाइन निकाला शियरिंग में सेफ निकल आया, क्रशिंग में सेफ नहीं निकला, इसलिए हमने उसको चेंज किया। अब जब हम लास्ट स्टेप देख रहे हैं तो लास्ट स्टेप में भी, सेकंड लास्ट स्टेप में भी जो हमने फ्लेंज की डिमेंशंस निकाली उसने भी आंसर को सेटिस्फाई कर दिया। सो हमारे फ्लेंज का डिज़ाइन भी सेफ आ गया। लास्ट स्टेप डिज़ाइन फॉर दी बोल्ट। अगर कोई भी कपलिंग हम बना रहे हैं उस कपलिंग को जोड़ने के लिए बोल्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, इसलिए हमारे को हर बोल्ट का साइज़ पता होना चाहिए। सो लेट D1 स्मॉल d1 इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द बोल्ट। जो हम बोल्ट यूज़ कर रहे हैं उनका जो डायामीटर है उसको हम मेंशन करेंगे स्मॉल d1 के साथ। PCD ऑफ बोल्ट्स कैपिटल D1 के साथ विच इज़ इक्वल टू 3D।
3 into 24 which is equal to 72 mm. PCD is the pitch circle diameter. बोल्ट जो बोल्ट लगे हैं वो बोल्ट कहाँ से होके गुजरेंगे, हमारे को ये गिवन है टोटल 4 बोल्ट लगे हुए हैं। अब 4 बोल्ट जो लगे होंगे वो एक सर्कल में लगे होंगे, उस सर्कल के डायामीटर को हम बोलते हैं पिच सर्कल डायामीटर ऑफ दी बोल्ट। उसको डिनोट करते हैं कैपिटल D1 के साथ और बोल्ट के डायामीटर को डिनोट करते हैं स्मॉल d1 के साथ। सो हमारे पास D1 की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फिल करेंगे। टॉर्क फॉर्मूले में टॉर्क इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर, ये बन जाएगा एरिया। एक बोल्ट का एरिया जो होगा वो होगा π/4 स्मॉल d1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n स्मॉल n इज दी नंबर ऑफ बोल्ट, कितने बोल्ट हम यूज़ कर रहे हैं कपलिंग के लिए। हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो थी 4 बोल्ट हम यूज़ करेंगे कपलिंग को ज्वाइन करने के लिए। और शेयर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट की जो वैल्यू है वो हमारे को गिवन है, वो वैल्यू इसमें फिल कर देंगे 102 मल्टीप्लाई बाय D1 डिवाइडेड बाय 2। D1 इज दी पिच सर्कल डायामीटर ऑफ दी बोल्ट। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास स्मॉल d1 की वैल्यू निकल के आएगी। पहले हम क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, स्ट्रेस की वैल्यू को नहीं भर रहे थे, मगर अब हमने क्या करना है, इस स्टेप में स्ट्रेस की वैल्यू को भरना है, क्योंकि हमारे को स्मॉल d1 निकालना है। स्मॉल d1 निकालने का कोई फॉर्मूला सच एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, वो कैलकुलेशन से ही निकलेगा। सो हमारे पास जो d1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। D1 स्क्वायर हमारे पास आएगा जी 22.538 एंड D1 इज इक्वल टू 4.747 mm। हम अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो डायामीटर ऑफ बोल्ट जो होंगे वो होगा 5 mm। मतलब हम जो बोल्ट यूज़ करेंगे इस कपलिंग में वो चारों के चारों बोल्ट जो होंगे वो 5 mm के ही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आउटर डायामीटर ऑफ दी फ्लेंज। ये हमारा लास्ट स्टेप है। जो फ्लेंज हम यूज़ कर रहे हैं उस फ्लेंज का आउटर डाया क्या होगा, उसको हम लिखेंगे कैपिटल D2 के साथ विच इज़ इक्वल टू 4D यानी कि 4 इंटू 24 इज इक्वल टू 96 mm। सो हमारे पास जो आउटर डायामीटर ऑफ फ्लेंज आएगा वो D2 आएगा यानी कि 96 mm आएगा। ये केवल एक ही ऐसी चीज़ होगी जिसको हम चेक नहीं करेंगे रिजिड फ्लेंज कपलिंग में, बाकी हमने सभी वैल्यूज़ को चेक करा। जब हमने हब में वैल्यू निकाली उसको भी चेक करा, जब हमने बोल्ट की वैल्यू निकाली, बोल्ट तो निकला ही स्ट्रेस की वैल्यू के साथ, जब हमने हब की वैल्यू निकाली उसको भी चेक करा, जब हमने की डिमेंशंस निकाली, की वैल्यू फाइंड करी, उसको भी चेक करा गया। ठीक है, मगर जो लास्ट स्टेप है आउटर डायामीटर ऑफ फ्लेंज D2 इज इक्वल टू 4D, इसको नहीं चेक करने की कोई ज़रूरत। सो ये ऐसे ही निकल आएगा। इस तरह हम करते हैं डिज़ाइन ऑफ दी कपलिंग। रिजिड, ये एक रिजिड फ्लेंज कपलिंग है, उसका डिज़ाइन प्रोसीजर जो है वो आपको इस वेब वीडियो में देखने को मिलेगा, कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, कैसे डिज़ाइन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं इन केस ऑफ रिजिड कास्ट आयरन फ्लेंज कपलिंग। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो भी कपलिंग से रिलेटेड होगी। आप तब तक इन सम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट आपको कैलकुलेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। स्टिल अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9876543559। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।